नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लोकसभा के चुनौतीपूर्ण चुनाव में कांग्रेस अब अलग थलग पड़ चुकी है। गठबंधन के साथी धीरे धीरे कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष अब जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश करने लगे हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी फिर से जीतती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन के दिन लग चुके हैं। नीतीश के जाने मात्र से विपक्ष की बेचैनी बढ़ चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और अब जनता को गुमराह करने की कोशिश भी होने लगी है। यानी कि मोदी से मुकाबले के लिए बिना नीति रणनीति के विपक्ष जनता के बीच है और चिंता अपने खोते वजूद को बचाने की है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाए हैं, अगर बीजेपी तीसरी बार चुनाव जीतती है तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होगा। परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए इंडिया का गठबंधन का। देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए यह आखिरी चांस है आपको। ये चिंता, ये डर उस चुनाव के लिए है जिसमें मोदी का तेजी से बढ़ता जनाधार है। ये डर उन राज्यों में सीटों पर बचे गदर के लिए है जहां अभी तक कांग्रेस की एक नहीं सुनी जा रही। ऐसे में भले ही राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हों, लेकिन उनके गठबंधन साथी तक उनका साथ देने से इनकार कर चुके हैं। चाहे बंगाल हो या फिर बिहार, दिल्ली हो या फिर पंजाब, हर जगह गठबंधन साथी राहुल की यात्रा से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में खड़गे का डर लाजमी है। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हुई थी। अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं, उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। तो खड़गे जी, यह सत्य है जो आपको डर लग रहा है कि इसके बाद ये लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए चुनाव का भ्रम जनता के सामने रखकर राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब भारत में वास्तविक लोक सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया है। जो आपकी पार्टी ने किया है, दूसरों को उस नजर से क्यों देखते हैं? इंदिरा जी ने देश में लोकतंत्र की हत्या की और उस हत्या करने वाली पार्टी के अध्यक्ष अंदाज लगा रहे हैं, भविष्य वक्ता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी को पानी पी पी के गाली दे रहे हैं, आप कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? दरअसल कांग्रेस की कोशिश इंडी गठबंधन के सहारे उन राज्यों में खोते जनाधार को बचाने की है जिससे 2024 में 52 के आंकड़े को 100 के करीब पहुंचाया जा सके। लेकिन क्षेत्रीय दल कांग्रेस के इस भ्रम जाल से खुद को दूर रख रहे हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार में कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में 11 सीट वाली डिमांड कबूल नहीं है। पंजाब और दिल्ली में आप से बात नहीं बनी। यानी कि मोदी से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने जिस रणनीति के साथ सियासी मैदान में उतरने की कोशिश की, वो चुनाव से 2-3 महीने पहले ही चारों खाने चित्त पड़ा है। तो फिर अब कांग्रेस की तरफ से लोकतंत्र का हवाला देते हुए इल्जाम बीजेपी पर लगाया जा रहा है और गुमराह जनता को किया जा रहा है। अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो फिर देश में चुनाव ही नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पहले ओम प्रकाश राजभर तो अब नीतीश के एनडीए में शामिल होने से सबसे बड़ा झटका अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को लगा है। ऐसे में अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है, लेकिन अखिलेश यादव को बिना बताए आखिर पूरा माजरा क्या है, आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। पीडीए का नारा देने वाली पार्टी में अपनी ढपली अपना राग का स्वैग ये तस्वीर बयां कर रही है। ये तस्वीर गवाही दे रही है कैसे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अध्यक्ष को बिना बताए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और पोस्टर चिपका रहे हैं नीतीश और राजभर के खिलाफ, जो कभी साथ साथ थे। इंडी गठबंधन को नीतीश की जोरदार झटके से संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया था। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो कांड कर दिया कि अखिलेश यादव को अपने ही कार्यकर्ता पर एक्शन लेना पड़ा। समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ पोस्टर को उतरवाना पड़ा और बताना पड़ा ये बिना इजाजत के लगाए गए थे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे लगातार विवादित पोस्टर लगाने वाले आशुतोष सिंह को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। उनको न सिर्फ पार्टी से निष्कासित किया गया है, बल्कि 6 साल के लिए उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले आशुतोष सिंह ने कल देर रात समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक ऐसा पोस्टर चस्पा करवाया था जिसमें लिखा था कि राजनीति के 2 पलटू राम के आगे ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नाम का जिक्र था, जबकि दूसरे नाम का जिक्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर था। सपा दफ्तर के बाहर लगे इन पोस्टर्स में दोनों तरफ बिहार की सीएम नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर की तस्वीरें लगी हुई थी और बीच में बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया था, राजनीति के 2 बड़े पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान। सपा दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर अब चर्चा का विषय बन गया है। नीतीश से पहले ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए के पाले में जा चुके हैं। ऐसे में अब अखिलेश की नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा पलटूराम अगर कोई है तो वो श्री अखिलेश यादव जी है, और इनके कार्यकर्ता अपने पलटूराम पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे नेताओं पर जो जनता के बीच में काम करते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, कमजोरों, वंचित वर्गों के बीच में रह करके संघर्ष करते हैं, उनको जगाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको ये अनाप शनाप बोलते हैं। तो इनका ये चरित्र रहा है। इनकी घबराहट, इनकी बौखलाहट और इनकी हताशा ये बता रही है कि आने वाले चुनावों में इनको जनता अब स्वीकार नहीं कर रही है। दरअसल नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव भी फैसले को विश्वासघाती बता चुके हैं। लेकिन जिस तरह रातों रात सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर्स लगे, उससे अखिलेश यादव एक बार फिर बैकफुट पर आ गए और फिर पोस्टर लगाने वाले नेता को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। एसपी नेता आशुतोष सिंह ने लगवाया था पोस्टर। समाजवादी पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता माना। आशुतोष सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पोस्टर लगाने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया। एसपी के पूर्व प्रदेश सचिव थे आशुतोष सिंह। यानी बिना इजाजत समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता फैसला ले रहे हैं और फिर उस फैसले पर अखिलेश यादव को सफाई तक देनी पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये कार्रवाई किसी संभावना को देखते हुए की गई, या फिर सच में समाजवादी पार्टी के अंदर अपनी ढपली अपना राग वाली स्थिति है। पोस्टर कांड के बाद ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वही ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा अखिलेश पहले सीएम थे, बाद में सांसद बने, सांसद से विधायक बने, अब उनसे पूछिएगा कि वो क्या बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री थे, फिर सांसद हुए, फिर विधायक बने, अब उनसे पूछिएगा वो क्या बनना चाहते हैं। देखिए, आप उनको उठा के देखिए, सीएम थे, सांसद बने, सीएम से सांसद और सांसद से विधायक, अब उनसे पूछेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। ज्ञानवापी को लेकर एसपी सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान। 3000 मस्जिदों पर विवाद क्यों, ये कहना है एसटी हसन का। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मजबूत हो, ये बात भी उन्होंने कही। राम मंदिर पर फैसले का स्वागत किया।
अब ये विवाद बंद हो, ये बात एसटी हसन ने कही है। इसका सेकुलर क्रेडेंशियल खराब ना हो, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्ट्रेंथन करा जाए। आज एक मसला खत्म हो गया, ठीक है, एक फैसला हो गया दो कम्युनिटीज के बीच में। दूसरी मस्जिद, तीसरी मस्जिद, इस तरह से 3000 मस्जिदें। देश का क्या होगा अगर सारी मस्जिदों को शहीद कर दिया जाएगा और उस पे मंदिर बनाए जाएंगे? तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्ट्रेंथन करा जाए, उसको फॉलो करा जाए। यूसीसी को लेकर बड़ी खबर है। 6 फरवरी को विधानसभा में धामी सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट पेश करेगी। विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है और पहले दिन दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 6 फरवरी को सरकार यूसीसी के ड्राफ्ट को सदन के पटल पर रखेगी, जिसके बाद इस पर व्यापक चर्चा की जाएगी। इसी दिन राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी विधेयक को भी पेश किया जाएगा। हम लोग प्रयास करेंगे उस दिन 6 तारीख को हम यूसीसी को टेबल करें और उसके बाद फिर इस पे व्यापक चर्चा करें। ऐसे ही हमारा क्षैतिज आरक्षण वाला विषय है उसको भी टेबल करेंगे, फिर उस पे व्यापक चर्चा करेंगे। तो मेरा मानना है कि ये 2 महत्वपूर्ण हमारे सामने बिल हैं जो उस पे टेबल करने के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि हर माननीय सदस्य, चाहे वो किसी भी दल का हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सभी अपने अपने तरीके से अपना जो है इसमें अपनी बात रखें। और हम तो चाहेंगे कि सभी लोग अपना मंतव्य स्पष्ट करें, अपनी राय दें, अपना सुझाव दें और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। वैसे हमने बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनाया है यूसीसी को लेके भी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मैं अभी मौजूद हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी है उसके ऑफिस में। यहां पर कमेटी के जो मेंबर हैं, जो सब कमेटी है, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून यूनिवर्सिटी की वीसी कुलपति डॉक्टर सुरेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, जो सब कमेटी है जो इस ड्राफ्ट को यहां पर अंतिम रूप दे रही है, वो लगातार दिन रात यहां पर काम कर रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली सूत्रों के अनुसार 14 से 15 घंटे तक यूसीसी के इस ऑफिस में लगातार दिन रात काम चल रहा है। 2 फरवरी को कमेटी सरकार को ये ड्राफ्ट सौंपने जा रही है और 5 फरवरी से जो विधानसभा का सेशन होगा उसमें यूसीसी का विधेयक पेश किया जाएगा, टेबल किया जाएगा। उत्तराखंड के इस यूसीसी के इस ड्राफ्ट पर पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। क्या होगा इस ड्राफ्ट में, वो कौन से रूल और रेगुलेशन होंगे जो इस ड्राफ्ट में समाहित होंगे। जो जानकारी हमको मिली है, इस पूरे ड्राफ्ट में करीब 400 के आसपास सेक्शन हैं। लोगों के जो रिचुअल्स हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनमें छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन जो मूल चीजें हैं, खासकर अगर हम डाइवोर्स की बात करें, तलाक की बात करें, तो उसका जो ग्राउंड है, चूंकि अलग अलग जगह, चाहे वो हिंदुओं के धर्म की बात करें या फिर मुस्लिम धर्मों की बात करें, जो तलाक का मसला है वहां पर पुरुष और महिलाओं को अलग अलग तरीके से कई सेक्शंस में देखा जाता है। तो इसमें कोशिश की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत कि सबको एक समान कानून के तहत देखा जाए। खासकर जो आदि आबादी है उसके लिए बहुत सारी चीजें इस ड्राफ्ट में आपको देखने को मिल सकती है। तो अब सबको इंतजार है 2 फरवरी का और उसके बाद 5 फरवरी का, जब विधानसभा सेशन शुरू होगा, और 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो विधेयक है, जो बहुप्रतीक्षित विधेयक है, जिस पर देश भर की। उधर बीजेपी की तरफ से इसे लेकर क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, देश की प्राथमिकता भी है। आज़ादी के समय से अब तक देखें सभी लोगों ने इसकी मांग भी की है और उसके अच्छे परिणाम भी निकल के आए हैं। और यूसीसी उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो उसको लागू करने के लिए प्राथमिकता पे आगे बढ़ रहा है। अभी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उस पर सरकार लगातार आगे बढ़ के काम कर रही है। और ये यूसीसी मेरे ख्याल लगता है कि एक उदाहरण होगा पूरे देश के लिए और यहाँ से लागू होने के बाद में उसके पॉजिटिविटी सारी देखी जाएंगी और उस प्रकार से देश को राहत मिलनी चाहिए। देश पहले है, उसको आगे बढ़कर उस पर काम करने की हमारी प्राथमिकता, ये कदम उसी में एक बढ़ता हुआ कदम है। यूसीसी का उत्तराखंड में लागू होना सरकार का ऐतिहासिक फैसला होगा, यह कहना है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का। वहीं लोकसभा की 5 सीट पर उन्हें लगता है कि बीजेपी भारी मतों से जीत दर्ज करेगी।
भाजपा के मैनिफेस्टो से लेकर चुनावी तैयारियों पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने न्यूज 18 से बातचीत की है। यूसीसी को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। उत्तराखंड में ड्राफ्टिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी को मुख्यमंत्री को सौंप देगी। इस बात की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री ने की है। ये इस पर क्या कुछ सोचते हैं, अनिल बलूनी जी हमारे साथ मौजूद है, राज्यसभा सांसद। सर, कैसे देखते हैं इसे? यूसीसी पर पूरे देश भर की नजरें हैं और उत्तराखंड ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी को लागू। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और एक भारत के और उत्तराखंड के नागरिक के रूप में जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान देखा कि यूसीसी लागू करने की और यूसीसी की रिपोर्ट आने वाली है, ये सब सुना तो मेरे लिए तो बहुत एक बड़ा ही ऐसा पल है, बड़ा भावुक पल भी है कि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी आएगा और लागू होगा। तो मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। इलेक्शन से पहले आप तो उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं सर, इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा यूसीसी बन रहा था। कैसे देखते हैं इसे राष्ट्रीय स्तर? देखिए, आप लोग इसको इलेक्शन से जोड़ लीजिए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। ये बहुत लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है, बहुत लंबे समय से कमेटी लगातार बैठ रही है, बातचीत कर रही है, उसके सारे प्रोस एंड कॉन्स के बारे में चर्चा कर रही है, ये सारी तैयारी चल रही है। आप उसको जिससे जोड़िए उससे मतलब नहीं है। निश्चित तौर पे उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है और देखते हैं आगे कैसे बढ़ता है। सर, लोकसभा चुनाव करीब है और आज तो आप वर्कशॉप में भी शामिल रहे। क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी तरफ से दिए गए और कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 5 सीटों पर यह लक्ष्य रखा गया है कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत? देखिए, टिप्स कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने पिछले सालों में जिस तरह से काम किए, जिस तरह से परिश्रम की पराकाष्ठा की, मेहनत की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिन रात मेहनत करके जिस तरह से देश को आगे बढ़ाया है, नई नई चीजों को जोड़ा है, उन सबको जनता तक नियमित रूप से पहुंचाना, जनता के पास उन चीजों को जाए, जनता उन चीजों को समझे, उसका विश्लेषण करे और हमको अपना आशीर्वाद दे। यही सब हमारे अपना कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि उन बातों को ठीक से लेके जाइए। तो इसी की तैयारी है। अच्छा, क्या सुझाव भी आपके पास आए हैं, किन पर आपको लगता है कि काम करने की जरूरत है? क्योंकि आप तो नेशन वाइड देख रहे हैं, उत्तराखंड में आपको क्या लगता है, क्या वीक पॉइंट्स है जिन पर हमें काम करना? देखिए, उत्तराखंड में जो हमारी 5 सीटें हैं, एक तो हम हैट्रिक बनाएंगे, 3 बार लगातार 5 की 5 सीटें जीत के, और देश के अंदर भी हैट्रिक होगी। देश के अंदर भी पहले से ज्यादा मतों से हम जीतेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि जितने मतों में से हम पिछली बार जीते हैं उसको, अपने मतों को और बढ़ाएं, जनता के और ज्यादा वोटों को अपना आशीर्वाद अपना लेके जाएं। इसी की हमारी है। चुनाव जीतना अब कोई, आप लोगों को भी पता है, यहाँ कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। सारी जनता में एकदम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक माहौल है। तो पहले से अधिक बहुमत के साथ जीतना, पहले से अधिक वोट के लेके जाना और देश में भी पहले से अधिक सीटें जीतना, इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, मैनिफेस्टो में क्या कुछ रहेगा? क्योंकि हमेशा से अगर हम बात करें, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहता था जब भी बीजेपी अपना मैनिफेस्टो तैयार करती थी, लेकिन अब तो वो मुद्दा ही खत्म हो चुका। देखिए, मैनिफेस्टो में हम लोग जल्दी एक कमेटी कुछ बनेगी, मैनिफेस्टो के लिए बनेगी, प्रचार प्रसार के लिए बनेगी, हर चीज के लिए बनेगी। जब मैनिफेस्टो बनेगा और जब उसका काम पूरा हो जाएगा तब हम आपको जरूर बताएंगे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। अनिल बलूनी जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से लेकर यूसीसी पर पूरी बात की है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी। और संसद के बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। बैठक में 30 पार्टियों से 45 नेताओं ने हिस्सा लिया और सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा विशेषाधिकार समिति में भेजे गए सभी 11 राज्यसभा सांसदों का निलंबन रद्द करने पर बातचीत हुई। इन सांसदों ने लिखित माफीनामा भेजा है। विशेषाधिकार समिति की बैठक में आज इस पर अंतिम फैसला होगा। और एक महत्वपूर्ण खबर, उत्तर प्रदेश की झांकी को सेकंड पुरस्कार मिला है। दिल्ली में रिपब्लिक डे की परेड में यूपी की झांकी को दूसरा स्थान मिला। सेकंड प्राइज मिला विकसित भारत समृद्ध विरासत। इस थीम पर सजाई गई थी यूपी की झांकी। लगातार 5वें साल उत्तर प्रदेश को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। झांकी में दिखाई दी थी उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर की झलक। गणतंत्र दिवस परेड में आकर्षक झांकी के लिए यूपी को लगातार 5वें साल सम्मानित किया गया। 2020 में यूपी की झांकी को सेकंड, 2021 और 22 में पहला पुरस्कार मिला था। 2023 में पीपल्स चॉइस श्रेणी में दूसरा और तीसरा पुरस्कार यूपी के खाते में आया था। वहीं इस साल 2024 में भी पीपल्स चॉइस श्रेणी में उत्तर प्रदेश की झांकी दूसरे स्थान पर रही है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर।